हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मेरे लास्ट वीडियो में हमने आईएस कर्व के बारे में समझा, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के मध्य कॉम्बिनेशंस को, संबंधों को बताती है, दर्शाती है। डिटरमिन कर सकते हैं हम कि किस इनकम लेवल के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट लेवल होगा, इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इनकम लेवल होगा। आज हम इसी कड़ी में मल्टीप्लायर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले वाले जो मेरा वीडियो है उसमें हम कंजम्पशन और सेविंग प्रोपेंसिटीज़ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि कंज्यूमर की इनकम में परिवर्तन होने पर उसके द्वारा कंजम्पशन करने की जो प्रवृत्ति हैं उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम कहते हैं। उसके अंदर कितना परिवर्तन होता है, मतलब कि डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि उसके सेव करने की इच्छा कितनी होगी इनका आय बढ़ने पर, वो डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, उसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। और ये भी हमने देखा कि एमपीसी और एमपीएस का जो योग है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, और एमपीसी और एमपीएस हमेशा पॉजिटिव होती हैं, लेकिन ये 0 से अधिक होती हैं। इसी कड़ी में आगे आज हम ये देखेंगे कि इनकम का जो प्रभाव, किसी भी परिवर्तन के कारण इनकम पर जो प्रभाव पड़ता है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के कारण या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाए लोगों का, या गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या एक्सोजिनस इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन हो जाए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। इन समस्त कारणों से इनकम लेवल में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है, गवर्नमेंट अपना परचेज बढ़ाती है, या कंजम्पशन स्पेंडिंग बढ़ती है, उपभोग बढ़ता है, तो उसके कारण से आय कितनी बढ़ेगी। तो जैसा कि हमने मल्टीप्लायर में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से हम जानते हैं कि किसी भी कारण से यदि इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो सी, आई और जी का जो पार्ट है, टोटल स्पेंडिंग जिसके कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड जिसे हम कहते हैं, उस एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि हो जाएगी। अगर कंजम्पशन बढ़ता है, सी बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, या फिर आई बढ़ता है तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, या फिर जी बढ़ता है तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो एग्रीगेट डिमांड का ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन इस एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आगे इसके क्या प्रभाव होंगे, और वो प्रभाव किस प्रकार से होते हैं, उसे हम समझेंगे मल्टीप्लायर के रूप में। मतलब कुल मिला के मेरा आपको ये कहना है कि आप यहाँ ये नोट कर लें कि अगर किसी भी कारण से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड का ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो आय में जो वृद्धि होगी वो हमारी ज़्यादा होगी, डेल्टा वाई जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब ये कितना ज़्यादा होगा और वो क्या होगा, वो ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी एमपीसी कितनी है, और उसी को हम मल्टीप्लायर कहते हैं। मतलब कि चेंज इन डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन डेल्टा एक्सपेंडिचर, या चेंज इन डेल्टा सी, या चेंज इन डेल्टा आई। इसी को हम मल्टीप्लायर कहते हैं। मतलब कि इनकम में जो वृद्धि होगी वो इन्वेस्टमेंट में हुई वृद्धि की तुलना में कुछ ज़्यादा होगी, उसका कुछ गुणक होगी, इस कारण से इसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि एमपीसी चूँकि 0 और 1 के बीच में होती हैं या उसके बराबर हो सकती है, इसी प्रकार से मल्टीप्लायर भी हमारा, यहाँ आप देखिए मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं, और जो मल्टीप्लायर है वो हमारा वो 1 और इन्फिनिट के बीच में होगा। अब आगे की स्लाइड में हम समझेंगे पूरा मल्टीप्लायर क्या है, डायनेमिक मल्टीप्लायर क्या होता है, स्टैटिक मल्टीप्लायर क्या होता है, या फिर टैक्स मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होते हैं, वो हम इस स्लाइड के अंदर समझने जा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अर्थसूत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके ऊपर जो अर्थशास्त्र से संबंधित कंसेप्ट्स हैं उनकी जानकारी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लायर देखिए, फिस्कल पॉलिसी और आईएस कर्व, क्योंकि हम आईएस कर्व पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, तो उसको हम गवर्नमेंट परचेज मल्टीप्लायर बोलते हैं। अगर हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं डेल्टा जी, जैसा कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो इससे जो मल्टीप्लायर होगा, मतलब कि इससे जो आय में वृद्धि होगी, वो आय में वृद्धि डेल्टा जी की तुलना में ज़्यादा होगी। और वो कितनी ज़्यादा होगी वो इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि आपका मल्टीप्लायर कितना है। तो
इंक्रीजेज इनकम, इनकम इज डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा जी। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है? राइज इन डेल्टा जी रेजेज डेल्टा वाई, इट आल्सो रेजेज कंजम्पशन। जैसे ही आपका डेल्टा जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आप कोविड का ही एग्जांपल लीजिए, आप पुनः 20 लाख करोड़ रुपए का सरकार एक्सपेंडिचर बढ़ाने जा रही है, डेल्टा जी बढ़ रहा है, तो नेचुरली डेल्टा जी बढ़ने से डेल्टा वाई में वृद्धि होगी। अब ये जो डेल्टा वाई में वृद्धि होगी वो करेगी क्या? गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर बढ़ाती है उसका पर्पज़ ये होता है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इसलिए बढ़ाना आवश्यक है जिससे कि अल्पकाल के अंदर मांग में वृद्धि हो, कंजम्पशन की डिमांड बढ़े। कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट गुड्स के ऊपर भी हो सकता है, या फिर कैपिटल गुड्स के ऊपर भी हो सकता है, और कंज्यूमेबल आइटम्स के ऊपर भी हो सकता है, नेसेसरी कमोडिटीज़ के ऊपर भी हो सकता है। तो आय बढ़ने पर क्या होगा कि कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर हम कंजम्पशन को वापस बढ़ाएंगे, जैसा कि आप जानते हैं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन हमारा क्या है, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, तो अगर c बढ़ेगा तो फर्दर उससे इनकम क्या होगी और बढ़ेगी, फिर वापस इनकम बढ़ने से वापस क्या होगा, अगेन कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगी, फिर कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगी। इसी को हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं कि एक बार गवर्नमेंट परचेज में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि होने पर उसका आय के ऊपर बहुत ज़्यादा गुना प्रभाव पड़ता है, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम एंड सो ऑन। इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। सो देयर इज ए मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और डेल्टा जी ऑन डेल्टा वाई। अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होने के कारण ही डेल्टा जी और डेल्टा वाई का जो अनुपात है वो हमेशा एक से ज़्यादा होगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो आपका जो MPC होगा वो होगा 1/1 माइनस MPC, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा वाई। इसको आप जो हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हो। डिफ्रेंशिएट करना है आपको केवल इक्वेशन को, y इजिकल टू सी प्लस आई प्लस जी, एंड सी के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे c इजिकल टू C0 प्लस B1। वहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 1/1 माइनस बी। K इज़ पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू MPC। जैसे जितनी ज़्यादा MPC होगी उतना ज़्यादा K होगा, उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा, और उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट परचेज में परिवर्तन होने पर हमारा जो आय में परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा। जैसे आप यहाँ एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर 0.6 है MPC, तो जो गवर्नमेंट परचेज मल्टीप्लायर होगा वो होगा 1/0.4, मतलब कि आपका 2.5। So the rise in 1 rupees government purchase raises equilibrium income by 2.5। अब यहाँ हम कोविड के ही एग्जांपल को वापस लेते हैं इसी स्लाइड के ऊपर। आप इमेजिन करें कि 20 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट परचेज में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है। फॉर एग्जांपल इज ए प्लान एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो प्लान एक्सपेंडिचर है, यहाँ मैंने लिखा है, आप देखिए स्लाइड के ऊपर भी देखिए, इसको मैं यहाँ वापस आप लोगों के लिए जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके लिए लगाना चाह रहा हूँ। प्लान एक्सपेंडिचर राइज इन डेल्टा जी, देन प्लान एक्सपेंडिचर शेड्यूल शिफ्ट्स अपवर्ड बाय डेल्टा जी। जितना आप प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे उतना का उतना डेल्टा जी से वो प्लान एक्सपेंडिचर शेड्यूल जो हमारा है CIG को हम कहते हैं, वो C प्लस आई प्लस जी उतना कितना ऊपर बढ़ जाएगा। तो 20 लाख करोड़ रुपए वो ऊपर बढ़ जाएगा, और उसके 20 लाख करोड़ ऊपर बढ़ने पर मल्टीप्लायर हमारा किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है, MPC। फॉर एग्जांपल हम ये मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा है, 30% 40% लोग पुअर हैं, तो वो जब पॉवर्टी ज़्यादा होती है तो उस केस के अंदर MPC ज़्यादा होती है, और अगर कहीं पे समृद्ध सोसाइटी है तो वहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम कम होगी। तो अगर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर इस प्रकार से है कि इम्प्रॉपर है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास 80% लोगों के पास अगर आय का 20 या 30% ही है, तो उस कंडीशन में MPC ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी के लिए कि हमारी 0.5 MPC है, यानी लोगों की जैसे आय बढ़ती है वो आधा तो सेव कर देते हैं और आधा खर्च कर देते हैं। तो MPC 0.5 होने पर हमारा जो मल्टीप्लायर होगा वो 1/1 माइनस 0.5 दैट इज 2, हमारा मल्टीप्लायर 2 होगा। तो 20 लाख करोड़ रुपए अगर गवर्नमेंट पंप करती है इकोनॉमी के अंदर, प्लान एक्सपेंडिचर को बढ़ाती हैं, तो उससे जो हमारा इनकम होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, आउटपुट होगा, वो 40 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाएगा अगर ये रियल है तो ये हमारा यहाँ पर आप देखिए इसका ये प्रभाव आएगा इकोनॉमी के अंदर। ये भी एक स्टडी का पॉइंट ऑफ हो सकता है कि अगर कोविड के समय गवर्नमेंट ने अपना परचेज बढ़ाया है तो वास्तव में उससे
कितना इम्प्रूवमेंट आया है। अब आगे हम देखते हैं कि मल्टीप्लायर क्या स्टैटिक होता है या फिर डायनेमिक होता है। अब यहाँ पर डायनेमिक और स्टैटिक की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल एक टर्म है एक स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जब टाइम लैग ज़ीरो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंजम्पशन और इनकम में आपस में एक दूसरे से जो संबंध हैं, अगर उनके अंदर किसी प्रकार का कोई टाइम लैग नहीं है, टी पीरियड के अंदर मैंने इनकम बढ़ाई और कंजम्पशन भी टी पीरियड में बढ़ जाए, तो हम कहेंगे कि कंजम्पशन इन पीरियड टी डिपेंड्स अपॉन इनकम इन पीरियड टी, सो देयर इज़ नो टाइम लैग। और मल्टीप्लायर जो है हमारा वो स्टैटिक मल्टीप्लायर कहलाएगा, और उसकी इक्वेशन आप उस समय इनकम का और कंजम्पशन की जो रिलेशनशिप है वो होगी C=C0 + B1। और हमारा स्टैटिक मल्टीप्लायर होगा जो कि K=1/1 होगा, दैट इज स्टैटिक मल्टीप्लायर। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ इनकम हमारी टी पीरियड में 450 है, कंजम्पशन जो फंक्शन है हमारा टी पीरियड में वो 40 + 0.8 YT। यहाँ पर देखिए MPC मैंने 0.8 ली है। 0.8 का मतलब आप समझ गए हैं कि 0.8 होने का मतलब B जो है मेरा वो कितना होगा मल्टीप्लायर, जो B होगा वो 0.8 है, तो हमारा K जो मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा हमारा, K को मल्टीप्लायर अपॉन 1/0.2, 0.2 का मतलब हुआ 5, तो मेरा ये मल्टीप्लायर 5 हो गया। अगर इन्वेस्टमेंट 50 है तो मल्टीप्लायर 5 होने पर I हमारा 50 है, C है तो C+I आपका कितना होगा 90 टी पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट हमारा 50 है, देन T+1 पीरियड के अंदर अगर हम इसमें 50 इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो जो हमारी इनकम है वो कितनी बढ़ जाएगी। अगर 10 रुपये से हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, आई सबको यहाँ पे दिया नहीं है, इन्वेस्टमेंट 10 रुपये का बढ़ाया डेल्टा आई, तो उस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट 10 रुपये बढ़ाने पर हमारी जो न्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा वो 500 आएगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पे 0.5 तो हमारा मल्टीप्लायर आ गया है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई अगर मैं लेता हूँ और डेल्टा आई मेरा कितना है 10 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा T+1 पीरियड के अंदर जो इनकम होगी वो 500 हो जाएगी। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टाइम लैग नहीं है कंजम्पशन और इनकम के बीच में। अब हम टाइम लैग को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हम टाइम लैग को इंट्रोड्यूस करते हैं या इफ देयर इज़ अ लैग बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और कंजम्पशन स्पेंडिंग और डिस्पोजेबल इनकम बाय अ पीरियड ऑफ वन ईयर भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, तो 1 का हमने अगर इसमें टाइम लैग डाल दिया तो हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कंजम्पशन इन पीरियड T+1 will be equal to 40 + 0.8 YT and consumption depends upon the income of previous year इनकम T ईयर की ले रहे हैं और कंजम्पशन T+1, यानी कि T+1 ईयर में, यानी कि 2020-21 के अंदर जो हमारा कंजम्पशन है वो 2020 की इनकम के ऊपर निर्भर करेगा। इसी प्रकार 2020 का जो कंजम्पशन है वो 2019 की इनकम के ऊपर निर्भर करेगा। यानी इनकम और कंजम्पशन में अगर 1 ईयर का हम टाइम लैग लेते हैं और इक्विलिब्रियम इनकम जो हमारी स्टार्टिंग इनकम है वो एज इट इज़ है वो 50 है, तो T+1 ईयर पीरियड के अंदर जो इनकम होगी वो हमारी होगी 40 C+I 40 + 0.85 T + 60 और दैट इज़ इक्वल टू 460, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर जो इनकम इन पीरियड T है वो 450 लेनी है आपको, वो 460। इसी प्रकार से आगे अगर देखें T+2 के अंदर 468, तो ये कितनी बढ़ रही है। देखिए पहले इनकम बढ़ी 10 से, इन्वेस्टमेंट 10 का बढ़ाने पर, फिर वापस 10 का इनकम इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर इनकम बढ़ी 8 से 468 हो गई। सो ऑन इन ईच सक्सीडिंग पीरियड द इनकम लेवल मूव्स क्लोजर टू द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ 500, और ये धीरे धीरे बढ़ के कितना हो जाएगा 500 तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर जब हम टाइम लैग इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारा मल्टीप्लायर है वो चेंज हो जाता है। मल्टीप्लायर हमारा होगा 1 + B + B² दैट इज आवर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 + V + B² + Bn तक।
तो अगर हम 3 पीरियड की बात करें तो हमारा मल्टीप्लायर होगा 1 + b स्क्वायर। 4 पीरियड की बात करें तो 1 + b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो जो भी हमारा मल्टीप्लायर है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। द मेजर पोर्शन ऑफ द डायनेमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट इज रियलाइज इन फ्यूअर पीरियड्स व्हेन देयर इज ए स्मॉल एमपीसी। जब एमपीसी कम हो तो उसका जो मेजर प्रभाव है पोर्शन ऑफ डायनेमिक मल्टीप्लायर का, जो बहुत ज़्यादा प्रभाव है, वो कम पीरियड्स में 2-3 पीरियड्स में नज़र आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेरे ख्याल से आप डायनेमिक और स्टैटिक मल्टीप्लायर में समझ के होंगे। इफ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग अकर्स ओनली इन द इनिशियल टाइम, द इंक्रीज इनकम इक्वल्स द 1 पीरियड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, फॉलिंग स्लोली बैक टू द इनकम लेवल प्रायर टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस चीज़ को आप समझिए, यदि इंक्रीज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग हम एक ही बार करते हैं इनिशियल पीरियड में 10 रुपये की जो हम अभी बढ़ा रहे थे इन्वेस्टमेंट, तो इंक्रीज इन इनकम इक्वल्स द 1 पीरियड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। तो इनकम में अंदर जो इंक्रीज होगी वो कितनी होगी? 1 पीरियड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। फॉलिंग स्लोली बैक टू, और अगर वापस आप 10 रुपये इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं बढ़ाते हैं तो जो हमारी इनकम है वो फॉलिंग बैक टू द इनकम लेवल प्रायर टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि 450 पे आ जाएगा। 10 फिर 8 फिर आपका और कम होता जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग अकर्स ओनली 1 इन द इनिशियल टाइम। अगर एक ही बार होती है तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग अगर हम बार बार नहीं करते हैं इसके अंदर, तो जो हमारी इनकम लेवल है वो प्रायर लेवल के ऊपर या जो प्रारंभिक स्तर है उसके ऊपर आता है। तो ये हमारा स्टैटिक और डायनेमिक मल्टीप्लायर था। अब चूंकि हम यहाँ देखते हैं क्योंकि हम सामान्यतया इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिक मल्टीप्लायर की ही बात करते हैं, लेकिन वास्तव में जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो अगर टाइम लाइक है कंजम्पशन और इनकम के अंदर, तो वो डायनेमिक मल्टीप्लायर को हमें देखना पड़ेगा। ये इन दोनों में अंतर है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर एमपीसी कम होगी, जितनी ज़्यादा कम होगी उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होगा वो कम इफेक्ट इज रियलाइज इन फ्यूअर पीरियड्स, कम पीरियड में 2 या 3-4 पीरियड तक नजर आएगा। इस डायग्राम के माध्यम से हम जो अभी तक मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने बताया कि प्लान एक्सपेंडिचर को हम बढ़ा देते हैं। देखिए आप, ये जो मैंने अभी 20 लाख करोड़ रुपए का आपको एग्जांपल बताया था, डेल्टा जी इंक्रीज़ हुआ है 20 लाख करोड़ रुपए से। तो ए पॉइंट पे हमारा प्रारंभिक इक्विलिब्रियम था। अब अगर डेल्टा जी को बढ़ाते हैं प्लान एक्सपेंडिचर, तो एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज शिफ्ट द प्लान एक्सपेंडिचर अपवर्ड। प्लान एक्सपेंडिचर का आपका ऊपर शिफ्ट हो गया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर का इससे बताया गया है। एंड इनकम लेवल जो होगा E2 में अंदर विच इंक्रीजेज इक्विलिब्रियम इनकम, और इक्विलिब्रियम इनकम है हमारा वो Y1 से Y2 के ऊपर प्राप्त हो गया। एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज इन द इग्निशन कॉस्ट, an increase in government purchase, delta G raises plan expenditure by the amount of any given level of income. The equilibrium moves from point A to point B and the income rises from Y1 to Y2. Not that the increase in income delta Y exceeds the increase in government purchase. Thus, fiscal policy has a multiplied effect on the income. ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। This increase in income delta Y is greater than this increase in delta Z. So this is multiplier effect, means delta Y is greater than delta Z. This is all because of the multiplier. यानी कि इनकम में, अब इसी को आप जस्ट इसका ऑपोजिट समझिए। ऑपोजिट क्या होगा? अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम कम करते हैं तो थोड़ी सी गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल 20 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दी जाती है तो इनकम हमारा 40 लाख करोड़ रुपए से कम हो जाएगी। अगर एमपीसी हमारी 2 है तो इनकम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करने पर इनकम ज़्यादा कम होंगी। तो इनकम, इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, यानी कि इनकम के अंदर जो प्रभाव होगा वो कुछ न कुछ मल्टीप्लाई होके होगा। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज आवर मल्टीप्लायर, सिंपल। एंड दिस मल्टीप्लायर इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी। अब इसको भी आप यहाँ समझ रहे एमपीसी और इसका कि मल्टीप्लायर कब हमारा ये 0 होगा। देखिए सिंपल है, मैं आपको यही समझा दूँगा। 1/1 माइनस बी इज मल्टीप्लायर के। इफ सपोज दिस b इज इक्वल टू 1, अगर b 1 है तो k कितना हो जाएगा? इन्फिनिट होगा। एंड इफ b इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 1।
सो एक्सट्रीम देखिए आप, बी वेरीज फ्रॉम 0 to 1 एंड मल्टीप्लायर वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनेटिव। मल्टीप्लायर 1 से इन्फिनेटिव के बीच में होगा और बी 0 और 1 के बीच में। अब अगर सारी की सारी इनकम कंज्यूम कर ली जाती हैं 100%, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। कोई भी व्यक्ति सेविंग नहीं करे, कोई लीकेजेस नहीं हो इकोनॉमी के अंदर। जितना भी गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई है, परचेज बढ़ाया, खर्चा बढ़ाया है, वो सारे लोग उसको सारा का सारा कंज्यूम कर दें, तो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये एक हाइपोथेटिकल है। और अगर जितना भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है वो सब सेव कर दिया जाए, तो उस कंडीशन के अंदर MPC इज इक्वल टू 0, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0, MPS इज इक्वल टू 1। तो MPC 0 हो जाएगा, तो उस केस में हमारा जो मल्टीप्लायर होगा क्या होगा? वो 1 होगा। यानी कि उस केस में भी जितना भी गवर्नमेंट परचेज बढ़ा रही है उतना का उतना हम सेव अगर कर रहे हैं, MPS मेरा 1 है, तो उस कंडीशन में भी 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर आय में जो वृद्धि होगी विल बी इक्वल टू डेल्टा जी, दैट इज 20 लाख करोड़ रुपए। 20 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। आई थिंक आप लोग अब मल्टीप्लायर का मतलब समझ गए। नेक्स्ट हम आते हैं टैक्स मल्टीप्लायर के। देखिए टैक्स क्या है? टैक्स दो चीज़ें, एक तो ये लीकेज है, सेकंड चीज टैक्स जो है वो डिस्पोजेबल इनकम को कम करता है। ट्रांसफर पेमेंट डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाता है, सब्सिडी डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा देती है। ट्रांसफर पेमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये सब आपके ट्रांसफर पेमेंट होने से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। लेकिन टैक्स जो है वो डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देता है। मीन्स डिस्पोजेबल इनकम, we can understand that disposable income is equal to y minus t। टैक्स में से, इनकम में से टैक्स को घटाने के बाद जो बचता है वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। वो या तो कंज्यूम किया जाता है या फिर सेव किया जाता है। सिंपल इकोनॉमिक्स है। डिक्रीज इन टैक्सेस रेजेस डिस्पोजेबल इनकम बाय डेल्टा टी एंड इंक्रीज इन कंजम्पशन बाय MPC into delta t। Planned expenditure schedule shift upward by the MPC multiplied by delta t। यहाँ पर आप उसको समझ सकते हैं। तो टैक्स मल्टीप्लायर इज इक्वल टू माइनस MPC अपॉन 1 माइनस MPC। नेगेटिव साइन शोज दैट इनकम मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टैक्स। देखिए मल्टीप्लायर को तो आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो सिंपल से आपको उसका डिफ्रेंशिएशन करना है इक्वेशन का, जो भी इक्वेशन है आपकी, उसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, वो मैं एक अपनी अलग स्लाइड में आपको बताऊंगा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास जो टैक्स मल्टीप्लायर आता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है उसके अंदर यहाँ पे आप देखिए वाई माइनस टी है हमारा सी, तो माइनस में होने के कारण ये जो हमारा फंक्शन है वो आएगा MPC यानी b अपॉन 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है उस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का माइनस बी गुना टैक्स मल्टीप्लायर होगा। मीन्स माइनस MPC गुना टाइम्स एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय माइनस MPC और माइनस बी इज इक्वल टू टैक्स मल्टीप्लायर। नेगेटिव साइन ये बताता है कि इनकम बढ़ने पर जो इनकम और टैक्स के अंदर जो मूवमेंट्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन। इनकम अगर टैक्स अगर बढ़ता है तो इनकम हमारी क्या होगी? कम हो जाएगी। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डिक्रीज इन टैक्स का एग्जांपल लिया। डिक्रीज इन टैक्स इज जस्ट लाइक इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो केनिशियन क्रॉस एग्जांपल आप देखें तो MPC मल्टीप्लाई बाय टैक्स हमारा प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा अगर डिक्रीज इन टैक्स हुआ है। तो डिक्रीज इन टैक्स डेल्टा टी रेजेस प्लान एक्सपेंडिचर बाय MPC मल्टीप्लाई बाय टैक्स change in tax for any given level of income, the equilibrium moves from point A to point B, income rises from y1 to y1। again fiscal policy has a multiplied effect on income। और इसके बावजूद आप यहाँ पे भी दे सकते हैं कि इसका भी जो इम्पैक्ट आ रहा है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है इनकम के ऊपर। और अगर टैक्स को कम किया जाता है, टैक्स को बढ़ाया जाता है, तो हमारा जो प्लान एक्सपेंडिचर का है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन कुल मिला के जो मल्टीप्लायर है हमारा वो कितना होगा? माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी इज अवर टैक्स मल्टीप्लायर। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारा टैक्स मल्टीप्लायर इक्वेशन अगर
हमारा जो टैक्स है वो इनकम के ऊपर निर्भर करता है, प्रोग्रेसिव टैक्स हो, ऑटोनोमस टैक्स नहीं होके प्रोग्रेसिव टैक्स। अगर हम ऑटोनोमस टैक्स को लेते हैं तो वो पुरानी वाली इक्वेशन है, लेकिन अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्स को लेते हैं, मतलब टैक्स इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, तो उस केस में t इज इक्वल टू T0 प्लस टी वाई हो जाएगा, और यहाँ पर t ऑटोनोमस टैक्स है और टी वाई इज ये बताता है कि टैक्स इज ए प्रोपोर्शन टू इनकम। तो इस केस में हमारा जो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है वो होगा 1/, देखिए जब टैक्स हमने ये लिया था तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या था, 1/1 माइनस बी था, अब हो जाएगा 1/1 माइनस बी प्लस बी टी। और टैक्स मल्टीप्लायर कितना होगा, -b/1 माइनस बी था पहले, वो अब हो जाएगा -b/1 माइनस बी प्लस बी टी, यानी कि प्लस बी टी से ये बढ़ रहा है। आप इसको प्लस बी टी से बढ़ा रहे हो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मेरा एक प्रश्न है कि इसको प्लस बी टी से बढ़ा रहे हैं तो क्या मल्टीप्लायर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? पहले मल्टीप्लायर क्या था, देखिए k इज इक्वल टू था आपका 1/1 माइनस बी, इसी को मैंने प्लस बी टी और यहाँ बढ़ा दिया। यहाँ पे कुछ चीज़ बढ़ रही है, डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ बढ़ रही है आपकी, तो जो न्यूमरेटर है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये प्लस हो रहा है तो ये क्या कर देगा, इसको मल्टीप्लायर को कम कर देगा। आगे आप देखिए ट्रांसफर मल्टीप्लायर, अगर देखेंगे तो ट्रांसफर मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर में क्या डिफरेंस है, ट्रांसफर मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर में केवल साइन का अंतर है। ट्रांसफर चूँकि डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा देता है इसलिए प्लस होगा, और टैक्स क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देता है इसलिए माइनस होगा। तो टैक्स में जहाँ माइनस भी आ रहा है, ट्रांसफर पेमेंट के अंदर, ट्रांसफर मल्टीप्लायर के अंदर प्लस भी आएगा, तो b/1 माइनस बी प्लस बी टी आएगा, सॉरी दिस इज नॉट बी वाई, इज बी टी। अब बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हम देखते हैं। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज द सम ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड टैक्स मल्टीप्लायर। अगर आप यहाँ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और टैक्स मल्टीप्लायर इन दोनों का सम कर दें, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज KE एंड टैक्स मल्टीप्लायर इज KT, तो जो मल्टीप्लायर आएगा उसको हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर कहेंगे। अगर यहाँ पर मैं जब टैक्स इज ए फंक्शन ऑफ इनकम है वहाँ पर इसको सम करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 1/1 माइनस b/1 माइनस बी प्लस बी टी। और इफ़ सपोज इनकम इज़ नॉट related to B, then जो means if suppose tax is not a function of income, then this balance budget multiplier will be equal to 1. उस कंडीशन में बैलेंस बजट मल्टीप्लायर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज हमारा एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर उस कंडीशन में होगा 1/1 माइनस बी, और टैक्स मल्टीप्लायर होगा -b/1 माइनस बी। तो आप अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस b/1 माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 1। सो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या चीज़ें, इससे भी हम एक एग्जांपल से अभी समझेंगे। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हमने देखा, टैक्स बजट मल्टीप्लायर देखा, ट्रांसफर मल्टीप्लायर देखा, और टैक्स और ट्रांसफर और एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हमने तब भी देखे जब प्रोग्रेसिव टैक्स की हम बात कर रहे हैं, मीन्स टैक्स इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, और बिना इसके भी हमने देखे और समझे। अब आप देखिए बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का क्या मतलब है। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का ये अर्थ ये है कि गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है 20 लाख करोड़ रुपए, और सपोज इस 20 लाख करोड़ रुपए को गवर्नमेंट खुद फाइनेंस कर देती है टैक्स बढ़ाकर, तो भी हमारा जो मल्टीप्लायर है वो 1 होगा। यही बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है। तो हम ये देख रहे थे कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का मतलब ये हुआ कि हम बैलेंस बजट की बात कर रहे हैं। बजट 3 प्रकार का हो सकता है गवर्नमेंट में, हम आगे की स्लाइड में इसको देखेंगे। या तो डेफिसिट बजट हो सकता है, या सरप्लस बजट हो सकता है, या बैलेंस बजट हो सकता है। देखिए डेफिसिट बजट कब होगा, जब गवर्नमेंट इस 20 लाख करोड़ रुपए की, जिसकी हम कोविड फंड की बात कर रहे हैं, ये 20 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट उधार लेकर खर्च कर रही है, तो और टैक्स नहीं बढ़ा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर डेफिसिट बजट होगा। दूसरा सरप्लस बजट कब होगा, जब टैक्स गवर्नमेंट ने ज़्यादा लगाए हैं और खर्च गवर्नमेंट कम कर रखी है, तो उस कंडीशन में ये सरप्लस बजट होगा।
और बैलेंस बजट कब होगा, जब जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है 20 लाख करोड़ रुपए का, वो सारा का सारा गवर्नमेंट ने अपने टैक्स को बढ़ाकर खर्च किया है, तो उस कंडीशन में बैलेंस बजट मल्टीप्लाई। यहाँ हमने देखा कि अगर टैक्स इनकम का फंक्शन नहीं है तो उस कंडीशन में बैलेंस बजट मल्टीप्लायर पर 1 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट सारा का सारा खर्चा 20 लाख करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर कर रही है और वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बैलेंस बजट के अंतर्गत कर रही है, तो उस कंडीशन में भी इनकम आय जो है उसमें परिवर्तन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा वाई होगा, बिकॉज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1। मतलब कि 20 लाख करोड़ रुपए आय बढ़ जाएगी, यही सिंपली बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। इसको हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। अब बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या है, आपको मैंने जैसा कि अभी बताया कि गवर्नमेंट परचेज मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी, वेयर बी इज इक्वल टू एमपीसी। टैक्स मल्टीप्लायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी, जब हम ये बात करें कि टैक्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, द इफेक्ट ऑफ इक्वल चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस इज कॉल्ड एज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। मीन्स इफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज फुली फाइनेंस्ड बाय द टैक्स, मीन्स डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा टी। अगर 20 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट पूरा का पूरा टैक्स को बढ़ाकर खर्च कर रही है, देन चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विल बी इक्वल टू डेल्टा जी। तब भी आय 20 लाख करोड़ रुपए से बढ़ जाएगी, विच इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो 20 लाख रुपए का आपने टैक्स बढ़ाया, 20 लाख रुपए का आपने खर्चा किया, तो भी आय 20 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। ये बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। एज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज सम ऑफ गवर्नमेंट परचेज एंड टैक्स मल्टीप्लायर, क्योंकि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होगा, या तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर होगा और टैक्स मल्टीप्लायर है उसका सम होगा, विच इज इक्वल टू 1 इन दिस केस। और जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था, वो कब 1 नहीं होगा, दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस बी टी इफ टैक्स इज प्रोग्रेसिव और टैक्स इज द फंक्शन ऑफ इनकम। तो दिस इज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। ये आप ये समझें कि मल्टीप्लायर का किस प्रकार का रोल है। यहाँ जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाकर सारा खर्च कर देती है, तब भी लोगों की आय 20 लाख करोड़ रुपए से बढ़ जाती है। ये मल्टीप्लायर का सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि हमें समझना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर बैलेंस बजट से भी काम करे, तब भी वो लोगों का पैसा लोगों से ही लेकर लोगों पर ही खर्च करके उनकी आय को उतना ही उतना बढ़ा सकती है। दिस इज मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफ़र मल्टीप्लायर या ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स मैंने आपको बताया कि कुछ पेमेंट्स इस प्रकार के होते हैं जो कि वेजेस हैं, सैलरीज हैं, जिनके लिए जो फैक्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र पेमेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा की जाते हैं, वो पेमेंट्स वो हैं जिसके लिए कोई भी उनका जीडीपी में रोल नहीं है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट उनको पेमेंट कर रही है, उन्हें हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहेंगे। ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं की जाते हैं। Government transfers are the social security payments, unemployment benefits, increase in disposable income, increases disposable income at its works as negative tax. It is called negative tax, and the transfer multiplier is same as tax multiplier but with positive sign. So transfer multiplier कितना होगा, b upon 1 minus b. An increase in transfer or decrease in tax has the same impact on the equilibrium level of income. इसका दोनों का सेम प्रभाव पड़ेगा। तो हम जो टैक्स का प्रभाव देख सकते हैं, वैसा वैसा ट्रांसफर का पड़ेगा, जस्ट उल्टा प्रभाव पड़ेगा। तो आई थिंक आप लोगों को जो ये मल्टीप्लायर का इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम एलएम के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।